हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लेप्टोस्पायरा। ये एक तरह का पैरासाइट है जिसकी मेडिकली इम्पॉर्टेंट जो स्पीसीज़ है वो है लेप्टोस्पायरा इक्टेरोहेमोरेजिका। जैसा कि नाम है वैसे ही इसका काम रहता है। ये डिजीज़ के साथ साथ एक विल्स नाम की डिजीज़ के साथ साथ या लेप्टोस्पायरोसिस नाम की डिजीज़ के साथ साथ हमारे शरीर में जो है हीमोरेज प्रोड्यूस करता है, अर्थात रक्तस्राव प्रोड्यूस करता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि ये जो है पैरासाइट अत्यधिक कॉइल्ड होता है, यानी कि घुमा हुआ रहता है। इसकी लंबाई तकरीबन 7 से 17 माइक्रोन मीटर और इसकी चौड़ाई जो है 0.1 माइक्रोन मीटर तक होती है। ये अत्यधिक कॉइल्ड होता है तथा इसके एंड जो है हुक के समान पाए जाते हैं। इस पैरासाइट को सिर्फ हम जिम्सा स्टेन के द्वारा या सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड मेथड के द्वारा ही स्टेन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इस पैरासाइट को सिर्फ हम इनरिच मीडिया में ही जो है कल्चर कर सकते हैं इसका, और जिसमें रैबिट का सीरम मिला हुआ हो विथ रैबिट सीरम। ये एक तरह का वातापेक्षी जीवाणु होता है। ये वातापेक्षी पैरासाइट होता है जो सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के लिए इसको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ इसको 7.2 टू 7.5 pH मान में ये अच्छे से वृद्धि करता है। इसको अगर हम आइसोलेट करना चाहें या इसका पृथक्करण करना चाहें तो हम मुर्गी के अंडे में कोरियोएलेंटोनिन मेम्ब्रेन में इसको इंजेक्ट करके इसको आइसोलेट कर सकते हैं। कोरियोएलेंटोनिन मेम्ब्रेन जो है अंडे के ऊपरी खोल यानी कि एग शेल के तुरंत नीचे पाया जाने वाला एक मेम्ब्रेन होता है, जहां पर इसको इनोकुलेट किया जाता है, इसका कल्चर किया जाता है, फिर वहां से हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं। आइए देखते हैं अब इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। ये जो है प्राइमरीली पैरासाइट होता है वर्टिब्रेट्स का, यानी कि कशेरुक दंड जिन जिन प्राणियों में पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी जिन जिन प्राणियों में पाए जाते हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, और साथ ही साथ यह मनुष्य को भी प्रभावित करता है। लेप्टोस्पायरा नामक जो पैरासाइट है मुख्य रूप से इसका स्रोत जो है जंगली चूहे होते हैं, जो कि मनुष्यों के या वर्टिब्रेट्स के किडनी के कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पर अपना जो है अफेक्ट डालते हैं, यानी कि किडनी में अपना अफेक्ट डालते हैं, किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, और लगातार जो है यूरिन के साथ उस संक्रमित जानवर या व्यक्ति के यूरिन से लगातार ये एक्सक्रीट होते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हम तक कैसे पहुंचेंगे। अगर जंगली चूहे अपना मल त्याग किसी ऐसी जगह पर करते हैं जिस जगह से धूल उड़कर हमारे नॉस्ट्रिल के जरिए से या मुखी मार्ग के जरिए से, साथ ही साथ जो है कट्स और वुंड के जरिए से भी ये लेप्टोस्पायरा जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मुख्य रूप से इनके पोर्टल ऑफ एंट्री जो रहती है वो है कंटामिनेटेड वाटर और फूड, और ये कट्स और वुंड के जरिए से भी हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 8 वीक्स, यानी कि 1 से 8 सप्ताह के बाद, इसकी एंट्री के बाद ही हमारे शरीर में कोई लक्षण उभर कर आते हैं। ये शरीर के अंदर नाक, मुख यानी कि भोजन के माध्यम से, संक्रमित पानी के माध्यम से या कट या वुंड घावों के माध्यम से प्रवेश करने के बाद सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, और हमारे शरीर में प्रोड्यूस करते हैं लेप्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी, जिस बीमारी को हम कहते हैं विल्स डिजीज़। इस बीमारी के अंतर्गत जो है सबसे प्रमुख लक्षण जो मनुष्य में उभरते हैं वो है इन्फेक्शियस जॉइंटिस। हाँ, उसको जो है पीलिया हो जाता है, यानी कि उसके शरीर में रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये आँखों की कंजक्टिवा को प्रभावित करते हुए कंजंक्टिवाइटिस भी प्रोड्यूस करते हैं आँखों के संक्रमण के रूप में। साथ ही साथ जब ये गुर्दों को प्रभावित करते हैं, किडनी में जो है लोकलाइज्ड हो जाते हैं, तब जो है मनुष्य को एल्बुमिनूरिया भी होता है, और साथ ही साथ हीमोरेज भी होता है, यानी कि यूरिन में एल्बुमिन का जाना और साथ ही साथ ब्लड का जाना भी हम उसके यूरिन के सैंपल में देख सकते हैं। 25% मामलों में फर्टिलिटी रेट देखी जाती है, यानी कि इस केस में अगर
100 में से 25 लोग संक्रमित हो जाते हैं तो 25 लोगों की मृत्यु इसके कारण हो सकती है और इसकी मृत्यु का मुख्य कारण है रीनल फेल्योर या लीवर फेल्योर। आइए अब देखते हैं इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। लैब डायग्नोसिस में हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं जैसे कि TLC, DLC, ESR और ब्लड टेस्ट। TLC में हमको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है अर्ली स्टेज में सबसे बढ़ा हुआ नज़र आता है। DLC अगर हम देखें तो हमको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हमको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो सेल्स हैं वो बढ़े हुए नज़र आते हैं। इसका ESR हम करेंगे तो ESR जो है एबव नॉर्मल वैल्यू आएगा, ESR बढ़ा हुआ रहेगा, तकरीबन 25 से 30 mm तक ESR बढ़ा हुआ रहता है। इसके ब्लड में सीरम का टेस्ट करें तो इसके सीरम में, संक्रमित मनुष्य के सीरम में यूरिया और बिलीरुबिन की मात्रा भी बढ़ी हुई हमको मिलती है। इसके माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करने के लिए हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं ब्लड का, यूरिन का और CSF का। इनमें ये लेप्टोस्पायरा जो है हमको लेप्टोस्पायरा इक्टेरोहेमोरेजिका जो है आसानी से मिल जाता है। माइक्रोस्कोप में अध्ययन करने के लिए हमको डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम इसके कॉइल्ड के बारे में और इसकी लंबाई के बारे में और स्टेन करने के बाद इसकी अच्छे से परीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसके अंतर्गत हम माइक्रोस्कोप पे एग्लूटिनेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल आसान है। ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम जो है एंटीबायोटिक के रूप में टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन देकर इस पैरासाइट को आसानी से शरीर से निकाल सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द लेप्टोस्पायरा। आइए अब देखते हैं इसके नोट्स के बारे में।